हेलो फ्रेंड्स, आपका बेहद स्वागत है गुरुशिला के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हमारे काफ़ी साथी जिनकी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में बैक आई हुई थी, वो उनकी परेशानी को देखते हुए आज इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग मैथ सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। काफ़ी सारे ऐसे साथी हैं जिनकी मैथ में बैक आई हुई है। तो जो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है काफ़ी सिंपल है फोर्थ की अपेक्षा, लेकिन फिर भी अगर हमारे साथियों की बैक आई है तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि उन्हें मैथ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आज के लेक्चर में हम लोग मैथ को स्टार्ट करेंगे। सिलेबस आपके पास होगा, सिलेबस को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है, क्योंकि एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। बहुत जल्द हमें एग्ज़ाम देखने को मिलेगा और कोशिश ये की जाएगी कि कम से कम समय में हम इतना तैयार कर लें ताकि अच्छे से अच्छे नंबरों से हम परीक्षा में पास हो सकें। तो आपका बैक पेपर है, आप जिन लोगों का बैक पेपर है वो थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस होके अच्छे से पढ़ाई करें। हो सकता है बैक पेपर देने के बाद आपको थर्ड सेमेस्टर में भी प्रमोट कर दिया जाए। तो हम लोग मैथ को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय बर्बाद करने से अच्छा है हम लोग सिलेबस पे अपने ध्यान दें। तो हम लोगों ने देखा सेकंड सेमेस्टर में मैथ में जो पहला चैप्टर हमारा एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित है। पहले चैप्टर का नाम है 3 अंकों की संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना। साथ साथ इतना जानने के अलावा हमारे एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न जो बनाए जाते हैं वो लघुत्तरीय प्रश्न से ही बनाए जाते हैं। 1 नंबर का जो अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं ये स्कोरिंग मार्क्स हमें देते हैं। अगर आपकी बैक लगी है तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आप केवल जो काफ़ी सारे ऐसे हम प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करते हैं, उसमें केवल जैसे क्वेश्चन को हमने देख लिया, क्वेश्चन को सॉल्व करने से अच्छा है आप बेसिक्स कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि बेसिक्स कंप्लीट करने से क्या होता है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उनके आंसर देखते हैं, ठीक है, वो सही है, लेकिन उससे भी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। क्योंकि कॉन्सेप्ट के क्लियर होने से आपके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो करीब करीब 15 नंबर आपके यहीं से स्कोर हो सकते हैं। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए आप कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, बड़ी आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ पे लासा और मासा को हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन पिछली आपने परीक्षाओं में देखे होंगे बहुत सारे प्रश्न आते हैं लासा मासा में से बेसिक नंबर सिस्टम से। तो हम लोग नंबर सिस्टम से ही शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानेंगे। सिलेबस में नहीं है, फिर भी क्वेश्चन इससे जब आ चुके हैं इसलिए हम लोग इनको जानना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर लाइन जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं हम लोग ABCD और हिंदी में हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं। इसी तरह से नंबर लाइन भी गणित की वर्णमाला ही है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 से। ठीक है, नंबर लाइन का जो शुरुआती इनिशियल पॉइंट हम लोग कह सकते हैं 0 होता है। 0 से जितना हम लोग राइट साइड में बढ़ेंगे वो हमारा पॉजिटिव होगा। ओके, और इसी तरह से जितना हम लोग लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे वो हमारे नेगेटिव नंबर होंगे। ठीक है, आया समझ में?
दाहिनी साइड, नंबर लाइन के दाहिनी साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में क्या है, नेगेटिव। देखो, कहने के लिए ये बातें बहुत ही सिंपल लगती हैं कि इतना तो सभी को आता है, कहाँ निगेटिव है, क्या पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 0, ये सारी चीज़ें हमें पता होती हैं एक्चुअली। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि जो हम लोग अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसमें हम लोग ये सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों को जानने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है? डीएलएड का जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हम लोग क्या क्वेश्चन करके जाते हैं, जबकि एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं है। क्वेश्चन से ज़्यादा जो सॉल्विंग क्वेश्चन होते हैं उनसे ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस तरह से कि आपसे पूछ लिया, आपको एचसीएफ निकालना आता है लेकिन उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि एचसीएफ क्या, एचसीएफ की क्या भूमिका है, या एचसीएफ को आप परिभाषित कीजिए, है ना। हमें पता है, छोटा सा बच्चा भी होता है वो भी जोड़ घटाना गुणा भाग करना उसको भी आता है। लेकिन अगर उससे ये पूछ लिया जाए कि जोड़ किसे कहते हैं, घटाना किसे कहते हैं, गुणा किसे कहते हैं, भाग की क्या परिभाषा होती है, तो एक अच्छे स्टैंडर्ड कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई तैयारी करने वाला भी एस्पायरेंट होगा, उससे भी आप पूछ लेंगे तो एक सार्थक परिभाषा उसकी लिखना उसके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो और हम लोग क्या करते हैं उसका, जब हमें नहीं वो हम पढ़ के नहीं जाते हैं अच्छे से, तो हो सकता है एग्जामिनर अगर उस पर थोड़ा अगर ठीक से चेक कर ले कॉपी, नंबर आपके काट देगा। क्योंकि एक तरीका होता है लिखने का, परिभाषा का, बोलने का, समझने का कुछ एक मेथड अलग होता है, लेकिन लिखने का एग्जाम में लिखने का तरीका कुछ और होता है, तो हमें वो समझना है। ठीक है, एचसीएफ कहने के लिए एलसीएम बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है, लेकिन उसी में से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपसे कुछ पूछ लिया जाए कि किसे कहते हैं, ज़रूरत क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में आती हैं, आ सकती हैं, इसीलिए हम उस पर भी ध्यान देंगे। क्योंकि आपके लिए बहुत हाई फाई स्टैंडर्ड का कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन आने हैं। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि टफ क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, हम लोग उनको समझें। उसी को समझने के लिए हम लोग छोटे क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। सबसे बड़ी हमारी भूल यही हो जाती है। तो हम लोग बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल इनिशियल लेवल पे जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको हम लोग समझेंगे। ये हमें सारी चीज़ें छोटी छोटी देखने में छोटी हैं, लेकिन उनको हमें अच्छे से याद रखना है एग्ज़ाम देने से पहले, कि नंबर लाइन की राइट साइड में या दाहिनी तरफ पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं, और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। हिंदी पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हिंदी में ही आपको एग्ज़ाम देना है, कॉपी लिखनी है। तो आप जितना अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे आपको उतने अच्छे नंबर मिलने वाले होंगे। ठीक है, तो नेगेटिव बाईं तरफ हो गया और पॉजिटिव धनात्मक संख्याएं दाहिनी तरफ हो गई हैं। ठीक है, अब हम लोग संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्याओं में हम लोग देखते हैं कि 0 कॉमन नंबर है। ठीक है, 0 कॉमन है। 0 ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। उसके बाद अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि -2 से कितना चलने पर हम +4 पे पहुंच जाएंगे, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? -2 में कितना ऐड करें कि क्या आ जाए, +4 आ जाए। ठीक है, ऐसा आप समझ रहे हैं। अगर आपको कहीं एक क्वेश्चन, आप 25 नंबर का पेपर होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की गलती हो। आपको लग सकता है क्वेश्चन ज़्यादा लेवल डाउन है, लेकिन फिर भी आप समझिए, क्योंकि आपका रिवीजन भी होगा और ऐसे ही क्वेश्चन आते भी हैं। तो -2 से कितना चलने पर हमें +4 प्राप्त होगा, तो हम लोग इस तरह से इक्वेशन बना लेंगे, -2 प्लस स्पेस इक्वल +4। ठीक है, स्पेस को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे और +4 को
-2 को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे, तो +4 का +4 रहेगा। और हम लोगों को पता है कि इक्वल के दाहिनी तरफ यदि प्लस है तो बाईं तरफ जाने पर माइनस हो जाता है, यदि माइनस है तो बाईं तरफ जाने पर प्लस हो जाता है। यानी कि जो -2 है, -2 दाहिनी तरफ जाने पर क्या हो जाएगा, +2 स्पेस इक्वल +2 और +2 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये +4 और +2 ऐड हो जाएंगे, अगर ये -4 होता और ये +2 है तो हम लोग -4 में से +2 कम। अब नंबर लाइन में हम लोग देखते हैं धनात्मक संख्याएं, यहां से आगे की तरफ धनात्मक संख्याओं के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जीरो की। जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक। ठीक है, जीरो के बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद हमें आगे के नंबर में सबसे पहले जानना होगा, जो कि हमारी सिलेबस में है, भाज्य संख्याएं। आप लोगों ने सुना होगा प्राइम नंबर। ठीक है, वो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याओं के बाद हमें जानना होगा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। नंबर लाइन में हम लोगों ने नंबर लाइन में अब हम लोग बात करेंगे धनात्मक संख्याओं के बारे में। तो धनात्मक संख्याओं में सबसे पहले हम लोग जीरो को देखेंगे। जीरो के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, जीरो ना ही ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। जीरो ना तो ऋणात्मक और ना ही धनात्मक होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याओं के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो प्राइम नंबर होते हैं वो हमारी भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसी तरह से अभाज्य संख्याओं को, ओ माय गॉड, नंबर लाइन में अब हम लोग अपने एग्जाम के लिए नंबर लाइन में अब हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखेंगे धनात्मक संख्याओं के बारे में। धनात्मक संख्याओं में सबसे पहले हम लोग जीरो को देखते हैं, क्योंकि जीरो ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। जीरो के बारे में आपको बस इतना सा याद रखना है, जीरो ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जीरो के बाद अब हम लोग देखते हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। हम लोगों ने सुना है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। बात करते हैं वन की। वन, देखो वन क्या है, ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। जितना जीरो के बारे में जानना जरूरी था उतना ही हमें वन के बारे में जानना जरूरी है। जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ऐसे ही वन क्या है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। बताता हूं कैसे। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक फैक्टर हों, दो से अधिक क्या हो, फैक्टर हों, वो होती हैं भाज्य संख्याएं। दो से अधिक या कम से कम 3, दो से अधिक ऐसे भी लिख के आ सकता है कि जिन संख्याओं के दो से अधिक फैक्टर हो या गुणनखंड हो वो संख्याएं होती हैं
तो हम लोग ध्यान रखेंगे 2 से अधिक या कम से कम 3, ठीक है, क्या हो, गुणनखंड। आगे हम लोग बात करेंगे गुणनखंड के बारे में। तो आप लोगों को केवल समझना नहीं है, आपको याद भी रखना है, क्योंकि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि भाज्य संख्याएं किससे कहते हैं। तो आपको एक सार्थक परिभाषा उसकी लिखनी पड़ेगी 2 या 3 लाइनों में विथ एग्जाम्पल के, तब आपको 1 नंबर मिलेगा। इसी तरह से हम लोग अभाज्य संख्याओं को याद रखेंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके 2, कैसे 2 और केवल 2 ही गुणनखंड हों, ठीक है, समझ रहे हैं इसका मतलब, ना तो 1 हो गुणनखंड उसका और ना ही 3 हो। ऐसी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड हो वो सारी संख्याएं कैसी कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। पहली कंडीशन है ये, ठीक है, ये कैसी कंडीशन है हमारी, पहली कंडीशन है। लेकिन इसमें एक दूसरी शर्त भी होती है, इसकी 2 शर्तें होती हैं। दूसरी शर्त क्या होती है, 2 गुणनखंड होने चाहिए जिनमें से पहला जो गुणनखंड है वो क्या होना चाहिए, वह संख्या स्वयं, क्योंकि हर संख्या स्वयं का भी एक गुणनखंड होती है। इसी तरह से एक और शर्त है कि उसका जो बाकाया दूसरा गुणनखंड है, दूसरा गुणनखंड क्या हो, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने समझा कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं या कम से कम 3 फैक्टर होते हैं और अधिक कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिनमें से एक फैक्टर वो संख्या स्वयं होती है और दूसरा फैक्टर वो 1 होता है। ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है और दूसरा गुणनखंड 1 होता है। क्योंकि गुणनखंड का से तात्पर्य है ऐसी संख्याएं जिनसे उस संख्या में पूरा पूरा भाग दिया जा सके, है ना। तो कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें अन्य संख्याओं से भाग नहीं दिया जा सकता, उसमें केवल 1 यानी 1 का भाग जाएगा। एक ऐसी संख्या है जिसका भाग प्रत्येक संख्या में चला जाता है, हम लोग जानते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब प्रत्येक संख्या में 1 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 1 का भाग चला जाएगा। और प्रत्येक संख्या स्वयं से भी विभाजित हो जाती है। कोई भी है 7/7 करेंगे तो 1 टाइम्स में चला जाएगा। जैसे हम लोग मान लीजिए हमें कोई भी नंबर ले लीजिए आप, जैसे हमने 12 ले लिया, ठीक है। तो 12 में हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं और 12 से भी कर सकते हैं। तो ये हमारी कैसी संख्या हो गई, भाज्य हो गई, ठीक है। इसी जगह अगर हम लोग 5 ले लेते हैं, 5 या 12 के बाद 13 को भी ले सकते हैं, तो 13 में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड 13 में किसी का नहीं जाएगा, लेकिन किसी का तो जाएगा, 1 का चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 13 जब हम करेंगे तो 13 उसका हमारा क्वोशेंट आ जाएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा, शेषफल 0 होना चाहिए। और 13 में फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किसी का भी डिवाइड नहीं जाएगा उन 2 संख्याओं के बीच में से। और 13 का 13 में 13 बन जा 13 डिवाइड चला जाता है। तो वे संख्याएं जिनमें स्वयं से भाग जाए अथवा 1 से, वो सारी संख्याएं कैसी होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे। और थोड़ा देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें याद रखने वाली चीज़ है 1, मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग इसको कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हम लोगों से गलतियां होती हैं वो इसी पर होती हैं। अगर आपने ये अच्छे से नहीं पढ़ा है
तो 101% यहाँ से गलती हो जाती है कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये आपको ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। और साथ साथ एक गलतियाँ और जो हम लोगों से होती हैं, वो गलती क्या है, सबसे छोटी, अगर हमसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जब हमसे पूछी जाती है तो हम लोग क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 1। लेकिन 1 पूरी तरह से गलत होता है। ठीक है, कुछ लोग 3 लगाते हैं, उनको लगता है कि 3 में किसी का डिवाइड नहीं हो रहा और 3 पे टिक लगा देते हैं। 3 भी पूरी तरह से गलत होता है। लेकिन अगर पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो हम लोग क्या लगाएंगे, 2 को लगाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने देखा है हमारे बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो वो या तो 1 बताते हैं या 3 बताते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इवन और ऑड नंबर के बारे में बात हो रही है। तो उनको लगता है जो ऑड नंबर हैं उनमें वो सारे नंबर कैसे होते हैं, अभाज्य होते हैं। तो ये कन्फ्यूजन बनी रहती है जब तक आपका बेसिक कंप्लीट ना हो तब तक। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और 2 के बारे में एक चीज और ध्यान रखेंगे कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, साथ ही साथ यह है एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, कैसी, सम अभाज्य संख्या। कैसी, सम अभाज्य संख्या, एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है, तो हम लोग 2 को मानेंगे। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि विषम हो, या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की जब बात की जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, 2 सम है, उसके बाद विषम 3, क्योंकि 3 का भी कोई फैक्टर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल कि भाज्य संख्याएं जो 2 से अधिक हो, कम से कम 3 हो। इसमें से अगर क्वेश्चन बनता है कि एक ऐसा नंबर बताइए जो भाज्य हो और सबसे छोटा हो, तो हम लोग क्या लगाएंगे, 4 को। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हम लोग किस पे टिक लगाएंगे, 4 पे, ना कि 2 पे। 2 हमारी अभाज्य संख्या है। अब हम लोग इनके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं भाज्य संख्याओं में। भाज्य संख्याओं में हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत 4 से करते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4 के बाद वो सारी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे कि 6 है, 8 हो गया और 9 हो गया। ठीक है, 10, 11 नहीं होगा, 10 के बाद 12 आएगा, 14 आएगा और 15 आएगा। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति कहाँ पर पैदा होती है, तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाती है, 9 पे, 15 पे। जिनका थोड़ा सा भी किसी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उनके मस्तिष्क में क्या आता है, जो हमारी भाज्य संख्याएं हैं वो इवन नंबर उन्हें लगने लगती हैं और अभाज्य संख्याएं ऑड नंबर लगने लगती हैं। सम संख्याएं, विषम संख्याएं भाज्य और अभाज्य में मिक्सअप हो जाता है। इसी वजह से जो 9 है उनको लगता है कि ये भाज्य नहीं है, अभाज्य है, क्योंकि ये विषम संख्या है। इस वजह से तो हम लोगों को ये ध्यान नहीं रखना। हमें ध्यान रखना है कि जब हम 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 में 1 से डिवाइड चला जाता है, 9 में 3 या 9 से 3 से डिवाइड चला जाता है और 9 से चला जाएगा। और मिनिमम 3 फैक्टर हमें चाहिए रहते हैं, किसके लिए, भाज्य संख्या बनाने के लिए। इसी तरह से हम जैसे 2 को चेक कर लेते हैं तो 1 से भी डिवाइड जाता है और 2 से भी जाता है और 4 से भी जाता है। इसी तरह से 6 में 1, 2, 3 और 6 4 नंबर से डिवाइड चला जाता है। 15 की बात करते हैं तो 1 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे और 15 से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इस वजह से कि 3 फैक्टर हैं कम से कम, तो हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी।
तो कन्फ्यूजन की स्थिति आपको बस इस जगह पे मिलेगी, और अगर आपका ये क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के बारे में अभी आप लोगों ने पढ़ा। अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। 2 के बाद दूसरी अभाज्य संख्या क्या है, 3 है। 2 के बारे में हमें याद रखना है, एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है, उसके अलावा जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सारी विषम होती हैं। 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 नहीं आएगा, 5 आएगा। 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद क्या, अभी हम लोग क्या गलती कर देते हैं, 7 के बाद कुछ लोग 9 लिख देते हैं। अब मैंने ये देखा है कई जगह, तभी आपसे बता रहा हूँ कि 7 के बाद बहुत से लोग 9 लिख देते हैं, जल्दबाजी में समझ लीजिए, या कुछ भी कारण हो सकता है इसका। उसके बाद क्या कर देते हैं, 9 के बाद 11 आता है, और 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 19, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अभाज्य संख्याएं 1 से लेके 100 तक एक बार आप लिख लें। अगर आप 1 से 100 तक काउंटिंग लिखेंगे, उसके बाद जितनी भी अभाज्य नंबर है उसमें गोला मार देंगे, बस इतना सा कर लेंगे तो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। इतनी ही आवश्यकता आपको ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगी। अगर बहुत टफ पेपर भी आएगा तो इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बची है जो हमारी क्या हो, भाज्य और अभाज्य संख्याओं से छूट रही हो। तो अभी हम लोगों को ये पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ भी सकता है, और हमें एचसीएफ और एलसीएम में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो भाज्य संख्याओं को तो आप लोग भूल जाइए। ठीक है, हम लोग क्या याद रखेंगे अब, अभाज्य संख्याएं। क्यों, कि जो अभाज्य संख्याएं हैं, हम लोग जब एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं, फैक्टर करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसे में जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हमें याद रखना है कि जब हम जैसे किसी संख्या का एचसीएफ या एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो उसके जो गुणनखंड करने पड़ते हैं, गुणनखंड 2 तरह से होते हैं। ठीक है, हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न कोई संख्या दे दी जाए और पूछा जाए कि इसका फैक्टर कीजिए या इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और आपसे वही क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा जाएगा कि एक संख्या का क्या करना है, हमें फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर करना है, या क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कैसे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। संख्या आपको कोई भी दी जा सकती है, मान के चलता हूं मैं 24 एक संख्या ऐसी दी गई है। हमारे सिलेबस में 2 से 3 संख्याओं तक का गुणनखंड करने के लिए आ सकता है, तो हम लोग 24 को लेकर चलते हैं। तो 24 का अगर गुणनखंड पूछा जाता है, खाली गुणनखंड, तो मैंने बहुत सारे ऐसे अपने साथियों को, दोस्तों को देखा है कि उनसे पूछा जाए कि 24 का गुणनखंड कीजिए, तो वो क्या करते हैं, इस तरह से 24 लिखने के बाद जिस तरह से इसके हम लोग फैक्टर करते हैं 2, 12, 2, 6, इस तरह से करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये रॉन्ग मेथड है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे करते हुए भी देखा है। तो गुणनखंड की जब बात करें, ओनली गुणनखंड, तो हम लोग 24 के ऐसे उतने वो सारे नंबर लिखेंगे 24 से नीचे जिनसे 24 में पूरी तरह से भाग चला जाता है। जैसे हम लोग कुछ इस तरह से शुरुआत करेंगे, ठीक है, निकालने के लिए, ताकि गलतियां ना हो हमसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 24 में 1 का डिवाइड चला जाएगा। ऐसे सारे नंबर लिखने हमें 1 से लेकर 24 तक, जिनसे 24 में डिवाइड देने पे रिमाइंडर कैसा आए, 0 आए। 1 से हम 24 में डिवाइड देते हैं तो 0 आता है। इसी तरह से जब हम 24 का 24 में डिवाइड देते हैं तो 24 बन जा 24, रिमाइंडर 0 आ जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर हम 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। इस टाइम हमें भाज्य और अभाज्य नंबरों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
1 के बाद 2 आता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 बचेगा। अब यहाँ पे ये कोई क्वोशेंट या भागफल नहीं लिख रहे हैं हम, इसका मतलब है कि 12 से 24 में डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, मतलब 2 से भी 24 में डिवाइड हो रहा और 12 से भी 24 में डिवाइड हो रहा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि 2 के बाद 3 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 3 8 जा क्या होता है 24 होता है, 8 3 जा 8 का 24 में डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से अब हम लोग 4 का डिवाइड करेंगे, 4 के बाद क्या आता है 4 6 जा 24, 6 4 जा 24। अब 4 और 6 के बीच में 5 बचता है। ठीक है, क्या बचता है 5, तो 5 को हम लोग इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 से 24 में डिवाइड नहीं जाता है। ठीक है, इतना जानने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन आएगा कि 24 का या 24 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, 24 के सारे गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरह से 24 के गुणनखंड निम्नलिखित हैं लिखेंगे। अगली लाइन में हम लोग 24 इक्वल 1, 0 का यूज नहीं करेंगे हम लोग बिल्कुल भी, क्योंकि 0 से डिवाइड दे देंगे किसी भी नंबर में तो 0 ही आंसर आ जाता है। हमें ऐसा लिखना है कि डिवाइड करने के बाद भागफल आए, बस शेषफल ना आए। और 1 के बाद सारे नंबर को हम क्या करेंगे, क्रम से लिखेंगे, 1 2 3 4 और 6 और 8 और 12 देन 24, कुछ इस तरह से लिखेंगे। और एक लाइन और आप लोग नीचे लिख सकते हैं अपने समय के अनुसार कि निम्न सारे नंबर या जो सारी निम्नलिखित संख्याओं से 24 में भाग देने पर शेषफल 0 आता है, अतः ये सारी संख्याएं 24 के क्या है गुणनखंड हैं। ठीक है, इस तरह से क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने हैं, तो इसके लिए क्या है थोड़ा सा आपको लिखना भी पड़ेगा। छोटी छोटी गलतियां और छोटे छोटे काम हमें क्या नंबर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे गुणनखंड हो गए। उसी जगह अगर पूछा जाता है कि 24 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, तब हम क्या ये वाला मेथड यूज करेंगे जो आमतौर पे आप लोग करते हैं। वो सारे नंबर जो अभाज्य हैं वही इस पे डिवाइड देने के योग्य होते हैं। ये नंबर जो कि भाज्य हैं वो एक भी नंबर हम लोग इसमें यूज नहीं करेंगे। सबसे पहला नंबर क्या होता है, सबसे पहला नंबर हम लोग क्या 2 का प्रयोग करते हैं। भाग तो 1 से भी चला जाएगा, है ना, क्योंकि 1 का 24 में देंगे, जहां जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दिया है, इसमें भी दे सकते हैं हम लोग, लेकिन इसमें हम लोग नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, और हमें सारे गुणनखंड अभाज्य निकालने हैं, इसलिए सबसे छोटे नंबर से हम लोग पहले शुरुआत करते हैं। तो 2 से जब हम लोग 24 में डिवाइड देंगे तो 12 2 जा 24 आएगा। उसके बाद अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि इसमें क्या फिर से 2 से डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है। अभी क्या था, एक नंबर को हम यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकते थे। अभी क्या है, एक नंबर को हम बार बार रिपीट जब तक करेंगे जब तक कि भाग जाना बंद ना हो जाए। तो हम लोग 2 से जब 12 में डिवाइड करेंगे तो हाँ 6 बचेगा। क्या बचेगा, 6 बचेगा। 6 2 जा 12, ऐसी 12 2 जा 24 होता है। उसके बाद 6 में फिर से हम 2 से भाग दे सकते हैं क्योंकि जा रहा है। 2 से भाग देने पर 3 बचेगा। अब क्या है, 2 से भाग नहीं जाएगा। हम लोग अगला प्राइम नंबर देखेंगे, अगला अभाज्य नंबर क्या है 3 होता है। 3 से भाग देते हैं, क्या बचेगा 1। और जब लास्ट में 1 आ जाए तो 1 में किसी भी नंबर का भाग नहीं जाता है, ना ही भाज्य संख्याओं का जाएगा ना ही अभाज्य का जाएगा। तो अगर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 24 की अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित हैं और 24 2 मल्टीप्लाई 3। इसमें और इसमें फर्क क्या होता है कि जब हमने गुणनखंड लिखे थे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते तो ये प्राप्त 24 प्राप्त नहीं होता है। जबकि अभाज्य गुणनखंड का आपस में जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही संख्या फिर से प्राप्त हो जाएगी जिसके हमने अभाज्य गुणनखंड किए थे। 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24। ठीक है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसी तरह से 20 जैसे आपसे गुणनखंड पूछे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्याओं का गुणनखंड नहीं पूछा जाएगा। आप लोग अपनी किताब से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास प्रैक्टिस सेट होगा या फिर आपके पास जो भी बुक आपको
कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है या गाइड होगी आपके पास, आप उससे प्रैक्टिस कर लेंगे, बड़ी आसानी से आप लोग समझ जाएंगे इसको। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे समापवर्त के बारे में। किसके बारे में? समापवर्त। ठीक है, इसको मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल के बारे में हम लोग बात करते हैं। मल्टीपल क्या होता है? आपको समापवर्त लिखा हुआ मिलेगा, मल्टीपल जिसको हम बोलते हैं। देखो मल्टीपल का सीधा सीधा तात्पर्य होता है कोई नंबर है उसके गुणज। कैसे? जैसे हमने कोई छोटा नंबर ही ले लेते हैं, जैसे हम लोग 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि 4 के मल्टीपल लिखिए, तो 4 के मल्टीपल से तात्पर्य है कि जो 4 का मल्टीपल सबसे छोटा 4 का मल्टीपल क्या होगा? स्वयं 4 ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो हमारी मल्टीपल निकलते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे टेबल होती है, पहाड़े होते हैं, बस वही मल्टीपल भी होता है। उसके बाद अगर हमसे पूछा जाए कि 2 का मल्टीपल बताइए, 2 का मल्टीपल निकालना है हमें, तो 2 का मल्टीपल भी सेम वही क्या करेंगे हम लोग? टेबल लिखेंगे। ओके, अब अगर हमसे पूछा जाता है कि 6 का मल्टीपल निकाल लिए, 6 का मल्टीपल क्या होता है? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरी ये जानना नहीं है कि मल्टीपल कैसे निकाले जाते हैं। जरूरी क्या है? कॉमन मल्टीपल। क्योंकि जब भी आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल के लिए आपसे 2 नंबर दे दिए जाएंगे कि 4 या 4 6 अथवा 2 4 या 2 4 6 के कॉमन मल्टीपल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कॉमन मल्टीपल के लिए क्या करते हैं, वो सारी संख्याएं जो क्या है तीनों में कॉमन होती हैं। जैसे अगर हम लोग 2 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल निकालते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे 6 को। ठीक है, 6 यहाँ पर है, 4 में नहीं है। 12 है लेकिन आगे बढ़ने पर 12 इसी तरह से जब हम 4 के बाद 2 5 जा करेंगे तो 10 आएगा और 2 6 जा करने पर क्या हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। इससे कोई ज़रूरी नहीं है कि टेबल कहाँ तक जा रही है, लेकिन हमें कॉमन मल्टीपल से मतलब है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 2 4 6 में का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा ज्ञात करना असंभव है, लेकिन क्या है सबसे छोटा मल्टीपल हम लोग ज्ञात करेंगे 12 12 12। या आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रथम 3 मल्टीपल ज्ञात कीजिए, प्रथम 4 समापवर्त ज्ञात कीजिए, या कॉमन समापवर्त जिसको कुछ हिंदी में जो कुछ बोलते होंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। ठीक, उसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे? कॉमन मल्टीपल के बाद हम लोग देखते हैं